कुछ कस्टमर पी कर आते थे, उनको ये नहीं पता रहता था कि हम किससे बात करें, क्या बात करें, तो डायरेक्ट थाली भी उठा के फेंकते थे हमारे अंग पे। कुछ कस्टमर वोमिटिंग करते थे, पी कर आते थे, पूरा वोमिटिंग करते थे, थाली पे वोमिटिंग, नीचे वोमिटिंग करते थे, वो भी हमने क्लीन किया है। हमारे एक फ्रेंड ने एक स्वामी विवेकानंद की बुक गिफ्ट दी थी, उसमें लिखा हुआ था कि यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑल पावर्स आर विद इन यू। एग्जैक्टली सर, आपकी बात तो सही है, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना कि 10th के बाद स्टूडेंट्स के पास कोई अगर चॉइस आता है तो साइंस साइड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमारे यहाँ पे जो गरीब बच्चे थे हमारे आसपास पड़ोसी में, तो उन बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब सर जैसे कि मैं अपने टाइम को बता रहा हूँ, जब मैं क्लास में होता था तो क्लास में अक्सर ये होती है कि टीचर बता रहे होते हैं इतना, हमें समझ में आता है इतना, हम एग्जाम में लिखते हैं इतना और मार्क्स आता है इतना सा। हेलो सर, हाय एंड वेलकम टू द आवर डिजिटॉक पॉडकास्ट। तो सर सबसे पहले हम इस कन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि पहले आप अपने ही रेस्टोरेंट में एक वेटर थे जहाँ पे लोग ड्रिंक करके आते थे, लड़ाइयाँ भी होती थी, झगड़े भी होते थे। उसके बाद फिर आप एक टीचर बने एक कोचिंग क्लासेस में, और उसके बाद फिर आपने एकेडमी की शुरुआत की। तो ये एक तरीके से जर्नी कैसी रही आपकी? जर्नी इन द सेंस एक एक्सपीरियंस ही था मेरा, बहुत बड़ा मेरे लाइफ का एक लेसन है बाकी हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो शुरुआत मेरी हुई थी होटल चंद्रशिला, जो लगभग 1976 में शुरू हुआ था। 49 इयर्स आज कंप्लीट होते हैं उससे। अच्छा। तो उस होटल में काम हम करते करते बड़े हुए। और आप बोलते थे कि झगड़ा वगैरह होता था तो जरूर बिल्कुल कुछ कस्टमर पी कर आते थे, उनको ये नहीं पता रहता था कि हम किससे बात करें, क्या बात करें, तो डायरेक्ट थाली भी उठा के फेंकते थे हमारे अंग पे कस्टमर। तो तब बुरा नहीं लगता था क्योंकि हमें उस चीज की आदत हो चुकी थी। लेकिन एक साइड में ऐसे भी लगता था कि दिस इज नॉट माई लाइफ, ऐसे मुझे जिंदगी नहीं खत्म करनी है मेरी। कस्टमर से गाली खाओ या वो कुछ भी अंग पे मतलब हमारे बॉडी पे फेंकते थे। कभी कभी सर कुछ कस्टमर वोमिटिंग करते थे, पी कर आते थे, पूरा वोमिटिंग करते थे, थाली पे वोमिटिंग, नीचे वोमिटिंग करते थे, वो भी हमने क्लीन किया है। लेकिन सपना बहुत बड़ा था, इसलिए आज उसमें से हम बाहर निकल आए। तो एग्जैक्टली ये एकेडमी ही क्यों, एक टीचर बनने का ही प्लान कैसे आया आपके पास? टीचर बनने का प्लान मतलब एक्सीडेंटली आया एक्चुअली। अच्छा। दोपहर को 3 से 6 हमारा होटल बंद रहता था, उस समय में मैं सिर्फ सोता था। तो मुझे हमारे एक फ्रेंड ने एक स्वामी विवेकानंद की बुक गिफ्ट दी थी, उसमें लिखा हुआ था कि यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑल पावर्स आर विद इन यू। जैसे वो लाइन मैंने पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि ये जो दोपहर का 3 घंटे का समय है जो मैं सो के बिता रहा हूँ, इसको कहीं तो यूज किया जाए, क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरे दिमाग में है। तो मैंने क्या किया, हमारे यहाँ पे जो गरीब बच्चे थे हमारे आसपास पड़ोसी में, तो उन बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और जैसे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया तो बच्चे जो जिनको पढ़ने भी नहीं आता तो टॉप कर दिए स्कूल में। अरे बाप। तो मुझे पता चला कि दैट इज माय क्वालिटी, मैं ये कर सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि कभी कभी हम अपने इनर पावर को हम क्या कर सकते हैं ये एक्सीडेंटली ही पता चलता है। राइट सर, राइट। एक एग्जैक्टली सर, आप टीचर तो बने एक तरीके से, और ये कॉमर्स का ही फील्ड आपने कैसे चुना? कॉमर्स ही क्यों? एक्चुअली साइंस के लिए हमने कोशिश किया था पहले। अच्छा। तो परसेंटेज के हिसाब से मुझे 10th में 48% थे सिर्फ, एंड फ्रॉम मराठी मीडियम बैकग्राउंड होने की वजह से साइंस में एडमिशन नहीं मिल पाया और कॉमर्स में भी नहीं मिल रहा था। तो बिजनेस ही करना है, होटल बिजनेस से हम आए बेसिकली। तो हमारे ब्लड में ही बिजनेस है एक तरीके से। तो बिजनेस करना है तो आपको कॉमर्स ही लेना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम बिजनेसमैन यू हैव टू चूज कॉमर्स। कॉमर्स में ही सब हम सीख सकते हैं। एग्जैक्टली सर, आपकी बात तो सही है, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना कि 10th के बाद स्टूडेंट्स के पास कोई अगर चॉइस आता है तो साइंस साइड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। एक तरीके से आज के टाइम पे देखें तो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि साइंस साइड से जाओगे, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, आप एकदम परफेक्ट रहोगे, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो इस मेंटेलिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं जेई नीट, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 25-25 लाख बच्चे उसमें एग्जाम देते हैं। तो 25 लाख बच्चों में से वो अपना नसीब आजमाते हैं। तो पेरेंट्स का कहना ये कि चलो 2 ही साल तो करना है, एक अच्छे एकेडमी में एडमिशन ले, 2-2 ढाई लाख रुपए फीस भरने की उनकी तैयारी रहती है, भर भी देते हैं। लेकिन रियलिटी में उसमें से कितने सेलेक्ट होते हैं? 10,000 कुछ मेडिकल के लिए और 20,000 कुछ
IIT की, IIT के। दैट इज द रियल उसका जो है। लेकिन ये बच्चों तक बात नहीं पहुंचती, बच्चों को सिर्फ पैसा दिखाया जाता है कि एक बार आप जॉब लग गया तो आप करोड़ों कमाओगे, ये रियलिटी। लेकिन ये सपना देख के ही बच्चे जब जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे साइंस में से कॉमर्स में भी आए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा करने के लिए गए और उनको मतलब वो हार्ड टफ होने की वजह से वापस कॉमर्स में आए हुए हैं। क्योंकि उनको एक तरीके से पता चल गया ना कि अभी हम है कि हम चेंज कर सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि उनको केवल पैसा दिखाया जाता है, बीच के स्ट्रगल को नहीं बताया जाता कि सारी भीड़ भी इसी के तरीके से जा रही है। तो सर जो 10th के बाद जो कॉमर्स चूज करते हैं, यानी कि 11th और 12th में जो बच्चे कॉमर्स चूज कर चुके हैं, आपने अभी तक उनमें कॉमन डिफिकल्टीज क्या देखी है? उनको क्या कॉमन डिफिकल्टीज आती है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की डिफिकल्टीज होती है कि हमारे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो मराठी मीडियम से आते हैं और हमारा जो एकेडमी है वो इंग्लिश मीडियम से है। तो इंग्लिश मीडियम को उनको दिक्कत आती है थोड़ी सी, पेपर मतलब प्रेजेंटेशन इंग्लिश में बातचीत करना उनको नहीं आता, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो रहता है, कॉन्फिडेंस भी बहुत कम रहता है उनका। और साथ ही साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको कैलकुलेशन नहीं आता, टेबल्स लर्न नहीं होते। और हमारे यहाँ पे 11th-12th स्टेट बोर्ड में कैलसी अलाउ नहीं है, दे कांट यूज कैलकुलेटर, तो उनको टेबल्स लर्न करना पड़ता है। तो टेबल्स वो लर्न के बिना जैसे कॉमर्स में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हाँ, बट अगर वो चाहे तो सीख लेंगे क्योंकि टाइम रहता है। हम उसके लिए टेबल्स के लिए हमने क्या किया, 1 तारीख को 1 का टेबल, 2 तारीख को 2 का टेबल, 3 तारीख को 3 का टेबल, ऐसे हर महीने हम पूछते हैं। ये तो काफी आसान है। हाँ, आज हाँ, एक एक दिन में एक ही टेबल कर, बिल्कुल अच्छे एक महीने में उनका खत्म हो जाता है 30 टेबल्स। हाँ, तो सर जब आपके पास कोई स्टूडेंट आते हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है तो उनका सोल्यूशन आप किस तरीके से देते हैं? मान लीजिए किसी मैथ में ही समझ लेते, क्योंकि कॉमर्स है तो यहाँ पे मैथमेटिकल चीजें ज्यादा होती है, स्टैटिक्स होगा, आप एनालिटिक्स निकाल रहे होते हो, ग्राफ वगैरह देख रहे होते हो, तो इसमें आप उनको प्रैक्टिकली किस तरीके से सोल्यूशन देते हो? अभी हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है मोस्ट ऑफ द 35 इयर्स 25 इयर्स एक्सपीरियंस का स्टाफ है और वो बेसिक से बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, अगर आपको 1+1 2 पता नहीं है तो पहले हम वो बताते हैं। हाँ, उसका टोटल करके फिर आगे फॉर्मूला में उसको कैसे डाल के कैसे आंसर निकला जाता है ये हम बताते हैं। मतलब टोटली जो वीक टू वीक स्टूडेंट को जब समझ में आता है कोई चीज डिफिकल्ट चीज, तो टॉपर्स बचे तो टॉप ही कर देते हैं। ग्रेट सर। सर आपकी क्लासेस जो है वो 11th-12th की तो चलती हैं कॉमर्स में, आप सीए फाउंडेशन की भी तैयारी कराते हो, उनकी भी क्लासेस चलाते हो। तो जब सीए फाउंडेशन के लिए आपके पास कोई स्टूडेंट आता है तो एक तरीके से वो स्ट्रगल में रहते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता कि आगे हम क्या करने वाले हैं, तो उनको किस तरीके से आप एक नया रास्ता दिखाते हो, किस तरीके से उनका सोल्यूशन देते हो आप? सीए के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को पहले उनका राइटिंग स्पीड हाईएस्ट चाहिए, जो 7 मिनट में पर पेज, ये हमारा क्राइटेरिया है कि सीए में अगर आपको राइटिंग बहुत ज्यादा राइटिंग रहती है, 2 सब्जेक्ट राइटिंग रहते हैं और 2 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम नियर अबाउट 20 से 25,000 क्वेश्चन उनसे सॉल्व करा के लेते हैं। उसकी वजह से उनका डर पूरा खत्म हो जाता है। आज हमारे ऑल इंडिया रैंकर स्टूडेंट्स है, 16 and 24 रैंकर्स हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले उनका मन का डर हम बताते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन कई स्टूडेंट ये भी होते हैं ना, कंफ्यूजन में रहते हैं वो कि थियरी को इंपॉर्टेंस वो दे या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज को इंपॉर्टेंस दे, दोनों को किस तरीके से बैलेंस रखें? तो आपके नजरिए से थियरी सही होता है ज्यादा या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज? वैसे अगर कहना जाए तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो दोनों को भी बैलेंस करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, थियरी सब्जेक्ट उनको मॉर्निंग में, हमने उनका टाइम टेबल बना के दिया हुआ है बच्चों को, मॉर्निंग में उठना कितने बजे है और रात को सोना कितने बजे है। और जो बच्चे घर पे लेट उठते हैं हम उनको 5 बजे एकेडमी में बुलाते हैं, हमारे स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और उनको 7-8 बजे तक हम पढ़ाई करवा के लेते हैं, फिर उनको घर पे भेजते हैं, वापस फ्रेश होकर वापस आते हैं एकेडमी 10 बजे। ये शाम की बात कर रहे हैं कि सुबह? ये सुबह की बात कर रहे हैं। बाप रे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर पे पढ़ाई नहीं करते, तो ऐसे बच्चों को हम एकेडमी में ही बुला के लेते हैं मॉर्निंग में, और उनका स्टडी जो थ्योरी जो रहता है वो मॉर्निंग में होता है और प्रैक्टिकल जो रहता है वो खाना खाने के बाद थोड़ा सा हमको यॉर्निंग आना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा नींद जरूरत पड़ती है, तो उस समय हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वगैरह उनको सॉल्व करने बोलते हैं। अब सर जैसे कि मैं अपने टाइम को बता रहा हूँ, जब मैं क्लास में होता था तो क्लास में अक्सर ये होती है कि टीचर बता रहे होते हैं इतना, हमें समझ में आता है इतना, हम एग्जाम में लिखते हैं इतना और मार्क्स आता है इतना सा। तो यानी कि जो क्लास में टीचर बता रहे होते हैं वो दिमाग में उतने अच्छे तरीके से घुसता नहीं। और वहां पे सबसे मेन थिंग ये कही जाती है कि बच्चों का ध्यान नहीं है। तो आप इस चीज को किस तरीके से मानते हैं और बच्चा अपने आप को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है? बच्चों का ध्यान नहीं होता, ये गलती मैं बच्चों की नहीं मानता। हाँ, ये टीचर स्टाफ की गलती होती है कि आप उनको बोरिंग तरीके से पढ़ा रहे हो। तो हमारे यहाँ पे जो भी टीचर है पढ़ाते समय मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करते हैं, जोक्स, स्टोरीज या बच्चों के ही नाम लेकर उनके एग्जाम्पल बताना, या रियल लाइफ में क्या हो रहा है आजू बाजू में उसको लेकर उनको हम एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे अगर मैं किसी बिजनेस की स्टोरी बता रहा हूँ या पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, तो इचल में, हमारे गांव में इचलकरंजी में कितने सक्सेसफुल बिजनेस रन हुए पार्टनरशिप में और कितने फेल गए और क्यों फेल गए, ये जब हम उनको बताए तो इंटेंशनली वो पढ़ते हैं
ओके, ये एक बात होगी। दूसरी बात, अगर उनके हम इतना पढ़ाते हैं, इतना ध्यान में रहता है जो आपने बताया, ओके, तो उसके लिए हम उनके लिए कुछ टेक्निक्स फॉलो करते हैं। उसकी टेक्निक्स ऐसी है कि अगर हम कुछ भी पढ़ाते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरे दिन उसकी समरी लिखवा के लेते हैं उनसे। कल हमने क्या पढ़ाया, तो पहले 15 मिनट वो सिर्फ समरी लिखते हैं बच्चे, हमने कल क्या पढ़ा। तो 24 आवर्स के अंदर जैसे उसकी रिवीजन होती है, तो इतना अगर पढ़ाया तो इतना तो दिमाग में रहता ही है, बिल्कुल, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो 24 आवर्स के अंदर अगर कोई भी चीज का अगर आप रिवीजन करते हो, तो मोर देन 50% यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि आपको लर्न हो जाता है। बिल्कुल सर। सर, आपको क्या लगता है कि कोविड के बाद से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोग डिजिटल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, और डिजिटल में किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस, और जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो हमारे पास पीडीएफ आ जा रही है, हमें लिखने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो कहते हैं कि जब हम कोई चीजें लिखते हैं तो हमारे दिमाग को तो याद रहती है, हाथ को भी याद रहती है। राइट सर। तो आप इसको किस तरीके से बताते हैं इस बारे में? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल। बच्चे मोबाइल ही लेके पढ़ाई कर रहे हैं। हम जब भी होम विजिट को जाते हैं, हमारे एकेडमी में कैसे रहता है, जो बच्चों का रिजल्ट कम आता है तो हम उनके पेरेंट्स को इनवाइट नहीं करते, हम ही उनके घर पे चले जाते हैं। अच्छा। और पूरा रिपोर्ट वहां पे रहता है, क्योंकि अगर मम्मी पापा भी उसकी साइड ले रहे हैं बच्चे की, तो दादी दादा नहीं लेते, या तो कभी उनके ब्रदर सिस्टर रहते ना, वो बता देते कि आते ही घर पे मोबाइल लेके बैठते हैं। तो उनको लॉकडाउन सिचुएशन में जैसे ही मोबाइल का आदत लग गई थी बच्चों को, तो उसका हमारे पास एक रूल सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है इसके लिए कि हम कोई भी स्टडी मोबाइल पे नहीं भेजते। पहली बात, कोई भी स्टडी, किसी भी चीज की स्टडी हम मोबाइल पे नहीं भेजते। मोबाइल पे जाता है सिर्फ रिपोर्ट, उसका एब्सेंटी रिपोर्ट, उसका एग्जाम रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट, यही मोबाइल पे हम भेजते हैं। और उसके बाद बिल्कुल मोबाइल यूज नहीं करना है, क्योंकि हम अचानक से भी कभी घर पे जाते हैं, अगर वो बच्चा मोबाइल लेके बैठा है तो मोबाइल हम जब्त कर लेते हैं। 2 साल ही बाद में उसको मिलेगा, 11th और 12th होने के बाद। यानी कि अगर बच्चा आपके पास आ रहा है तो पूरी गारंटी आपकी। हाँ, 100% सफलता की अच्छे तरीके से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, यानी कि माँ बाप को लेने की कोई टेंशन है ही नहीं। सर, बहुत सारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि एकेडमी हमारे बच्चों के लिए दूसरे माँ बाप ही है। बिल्कुल सर, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम कोविड के बाद से ऐसा ट्रेंड चला आया है कि माँ बाप बच्चों पे ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। राइट। आज के टाइम पे हो रहा है कि बच्चे माँ बाप बच्चों पे ध्यान दे ही नहीं रहे। हमारे टाइम पे क्या होता था कि होमवर्क मिला, हमने आके घर पे किया फिर नहीं किया, मम्मी पापा पहले ही चेक करते थे। अगर नहीं हुआ, फिर कुछ दिक्कत आए तो ले तड़ाक फट से पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे माँ बाप भी इतने बिजी हो गए हैं, बिजी किस तरीके से, वो भी मोबाइल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करना, फेसबुक पे भी वीडियोस देखना, इन सब चीजों में वो बच्चे को उतना इंपॉर्टेंस दे नहीं पा रहे हैं। तो सर, रही बात कॉमर्स की, कॉमर्स एक तरीके से जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको कभी ना कभी बीच में बोरिंग सा फील होने लगता होगा, क्योंकि मैथमेटिकल चीजें हैं तो बोरिंग तो आएगी ही। तो आप अपनी क्लास को और भी इस कॉमर्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कैसी कैसी एक्टिविटीज कराते हो? हमारे पे एक्टिविटीज अनगिनत होती है सर। जैसे कि अपनी माइंड ट्रेनर आते हैं, सुनील सुतार सर, उनका माइंड ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहता है। वैसे बहुत सारे बिजनेस कोच रहते हैं, अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों को हम बुलाते हैं और उनके थ्रू उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि हम उनको साल भर पढ़ाते ही है। घर की मुर्गी दाल बराबर। उसके हिसाब से क्या होता है, बच्चों को हमसे ही सिर्फ अदर चीजें सुनने की आदत नहीं रहती, तो हम उसके लिए अदर स्टाफ, बाहर से स्टाफ आते हैं। कभी कभी हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, क्लास में बीच में ही बिठाते हैं उनको, और उनके बच्चों को सामने खड़े के पढ़ाने के लिए बोलते हैं, जैसे सेमिनार होता है उनका। तो इसकी वजह से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है। पेरेंट्स खुश रहते हैं, पेरेंट्स खुद देखते हैं बच्चों को कि हमारे बच्चे स्टेज पे खड़े रह के पढ़ा रहे हैं। इससे एक तरीके से पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी उनकी तेज रहती है, और पेरेंट्स को भी ये पता चल जा रहा है कि हाँ, हमारा बच्चा सही प्लेटफॉर्म पे है, वो जो पढ़ता है उसके बारे में वो पढ़ा भी सकता है। तो सर, एग्जैक्टली जैसे कि आज के टाइम पे कुछ टीचर ऐसे भी हैं जिनको नॉलेज नहीं है, बट वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करके बैठ चुके हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस दे रहे हैं। वो एक तरीके से देखा जाए तो मैक्सिमम तो नहीं, बट एक आध दो ऐसे हैं जो कि बच्चों को धोखा दे रहे हैं, यानी कि वो पैसे की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। तो जब कोई बच्चा किसी कॉमर्स इंस्टीट्यूशन की तरफ अगर जाए, या फिर एकेडमी की तरफ जाए, फिर किसी पर्टिकुलर टीचर की तरफ जा रहा है, तो उसको कौन कौन सी क्वालिटीज को देखना चाहिए उस टीचर में, यानी कि एक कॉमर्स टीचर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहली क्वालिटीज होनी चाहिए कि उसको सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। और अगर कोई बच्चा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें, ये देखना चाहिए। और इसके पहले भी मतलब उसके पास जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं, उनका रिव्यू वगैरह वो देख सकता है। इसके ऊपर से वो डिसाइड कर सकता है। हाँ, एक तरीके से हिस्ट्री से पता चल जाएगी कि हाँ, ये हमारे लिए सही है या फिर नहीं। अब से जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने बात की थी कि आज का टाइम जो वो डिजिटलाइजेशन का ज्यादा हो रहा है। तो चंद्रशिला कॉमर्स एकेडमी अपने बच्चों को एक तरीके से बताने के लिए, एक अच्छा फॉर्म देने के लिए
डिजिटल का किस तरीके से यूज करें टेक्नोलॉजी का? हमारे पे स्मार्ट स्क्रीन है, टच स्क्रीन, और उस पर हम कुछ वीडियोस वगैरह दिखाते हैं और कुछ कंसेप्ट जो रहते हैं हम उसी पे क्लियर करवाते हैं बच्चों का। अकाउंट जैसे सब्जेक्ट है जो बोर्ड पे बना के ही उनको सिखाना पड़ता है, बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप एक एक आइटम कैसे कहाँ पे जाता है। हम्म, और मोस्ट प्रोबेबली कैसे होता है सब जगह पे दिखाया जाता है कि ये यहाँ पे रिकॉर्ड करो, ये यहाँ पे रिकॉर्ड करो, लेकिन हम बताते हैं कि यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड करना है, क्यों रिकॉर्ड करना है? क्यों क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में ही जाता है, हाँ, हाँ, क्यों डेबिट में नहीं जाता, क्यों लाइब्रेरीज में नहीं जाता, असेट में ही क्यों जाता है, हर चीज वो वहाँ पे क्यों रिकॉर्ड की जाती है ये हम बताते हैं। तो बच्चों को रीजन पता रहता है उस चीज का कि यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड होता है, तो उनको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो अकाउंट हो या इकोनॉमिक्स हो या ओसीएम और कोई सब्जेक्ट हो। सर अगर देखा जाए तो जो आप कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कॉमर्स के बारे में, सीए फाउंडेशन को लेके, तो वो चीजें ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। राइट। तो एक ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन से किस तरीके से बेटर है? देखो अभी 2G से शुरुआत हुआ था ये जनरेशन, राइट? हाँ, हाँ। 2G, 3G, 4G, और हमारे यहाँ पे कहते हैं कि गुरुजी के बिना कुछ नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो ये सब है, और साथ में ही कैसे है, सामने अगर कोई बैठ के करवा के लेता है स्टडी वगैरह जो भी है, कोई तो किसी को, बच्चों को जब तक हम कंट्रोल नहीं करते तो बच्चे हमको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। जब आप उनको अगर ऑनलाइन ही आप पढ़ा रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि मोबाइल लेके बैठते हैं, लेकिन रियल में पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे किसी को पता नहीं रहता। तो चैटिंग होना, गलत आदतें लगना, मोबाइल का यूज मतलब बेनिफिशियल यूज कम होता है और उसका मतलब वेस्ट यूज बहुत ज्यादा होता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम किसी भी चीज को पॉजिटिव नेगेटिव में देखते हैं। Right. अगर हम उससे एक सही वे से ले रहे हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, बट अगर हम दूसरे वे से ले तो हमें बर्बाद भी कर सकता है, टाइम ज्यादा कंज्यूम कर सकता है वो। तो अभी मेरे ख्याल से जितना मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, नियर अबाउट 20% ही बच्चे इसका अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, 80% बच्चे अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल में। बिल्कुल सर। दोस्तों जैसे कि आप कॉमर्स की करा रहे हो, कॉमर्स का कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो, 11th-12th को भी कॉमर्स करा रहे हो आप, और सीए फाउंडेशन में भी तो करा ही रहे हो। तो जो आप करा रहे हो वही मार्केट में कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो चला रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनके पास भी बच्चे हैं। तो अगर कोई बच्चा एडमिशन करना चाहे कॉमर्स में या फिर सीए फाउंडेशन की तैयारी करना चाहे तो वो आपके पास ही क्यों है? क्या यूनिक बनाता है चंद्रशिला कॉमर्स एकेडमी को? बहुत सारी चीजें, अगर मैं यहाँ पे हर चीज बोलूंगा तो लगभग 2 दिन लगेंगे मुझे बोलने। कुछ चीजें बताइए सर जो कि एक वैल्यूएबल हो, जो इनको इम्पैक्ट करे कि हाँ ट्रस्ट बिल्ड हो सके एक अच्छा सा। देखो अभी बच्चों का हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसका जो भी रिजल्ट आता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। तो अगर समझो कुछ बच्चों को रीडिंग नहीं आती इंग्लिश की, वो आया है कॉमर्स लेने के लिए, लेकिन अगर उसको रीडिंग भी नहीं अच्छे से आती है तो रीडिंग हम अलग से करवा के लेते हैं, अलग से उसके लिए स्टाफ है जो उनकी रीडिंग के लिए मौजूद रहता है। साथ ही साथ हम डेली टेस्ट होता है, डेली टेस्ट रोज उनकी एग्जाम होती है और उसका रिपोर्ट उनके पेरेंट्स हो जाता है। जैसे ही एकेडमी छूटती है बच्चे घर पे पहुंचने से पहले रिजल्ट पहुंच जाता है, तो पेरेंट्स को भी पता रहता है कि कल मेरा बच्चा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है या टाइम पास कर रहा है, ये है। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल विजिट जो कोई एकेडमी 11th-12th पे आज तक नहीं लेती, ये सिर्फ अपने चंद्रशिला कॉमर्स एकेडमी ही हम इंडस्ट्रियल विजिट को लेके जाते हैं, जो बीबीए और एमबीए के लेवल पे होता है। उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, वो हम बना के लेते हैं। तो एग्जैक्टली इस इंडस्ट्रियल विजिट में होता क्या है अगर आप बता पाए तो? जैसे कि हमारे आजू बाजू में वहाँ पे संजय घोड़ावत इंस्टीट्यूट, मतलब संजय घोड़ावत इंडस्ट्री है उनकी, उनकी स्टार ऑयल फैक्ट्री वगैरह है, तो उस फैक्ट्री में हम बच्चों को लेके जाते हैं, कैसे प्रोडक्शन यूनिट उनका काम करता है, प्रोसेस कैसे होता है, मार्केटिंग यूनिट कैसे काम करता है, उनका स्टॉक कैसे मेंटेन किया जाता है, ये सब प्रैक्टिकली वहाँ पे देखते हैं बच्चे। हम जो अकाउंटिंग पढ़ाते हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं वो रियल लाइफ में कैसे यूज होता है, हम वहाँ पे इंडस्ट्री में जाके बच्चों को दिखाते हैं। वहाँ के एचआर हेड या मार्केटिंग हेड उनसे हम मिलवाते हैं और वो सवाल जवाब के थ्रू उनको जानकारी मिलती है। यानी कि अगर किसी थ्योरी तो हमने देख लिया, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल लिया, और ये भी पता चलेगा कि हाँ ये इस तरीके से काम भी होता है। तो सर आने वाले कुछ टाइम में चंद्रशिला कॉमर्स एकेडमी अपने एकेडमी में क्या अपडेशन लेके आ रही है? दिसंबर महीने में ही हम लॉन्च कर रहे हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये बहुत अलग तरीके का कोर्स होगा जो 11th-12th बच्चे करते हैं। हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि बीबीए एंड एमबीए कॉलेजेस हमारे यहाँ पे उस स्ट्रॉन्ग लेवल पे नहीं है जो पुणे मुंबई में रहता है या दिल्ली में रहता है। मैंने देखे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, लेकिन उस लेवल पे अगर कुछ बच्चों को बिजनेसमैन बनना है प्रॉपरली, उसके लिए 3 साल उनके पास नहीं है, बीबीए एमबीए करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, ओके, या फाइनेंशियली उनका स्ट्रॉन्ग उतना ये नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है। तो हम एक ऐसा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं कि जो बीबीए और एमबीए को पैरेलल खड़ा हो और वही कोर्स करके डायरेक्ट वो अपना बिजनेस स्ट्रांगली रन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। बट क्या होता है ना सर
कि आज के टाइम पे जो स्टूडेंट है वो जॉब को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते ही नहीं। तो इस माइंडसेट के बारे में आप क्या कहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी बीच में सुपर 30 मूवी आई थी, हाँ। ऋतिक रोशन की, आपने देखा होगा। तो उसमें बोला गया था कि रज्जा का बेटा रज्जा नहीं बनेगा। लेकिन रियल लाइफ में होता क्या है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस के बारे में सोचता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो जॉब करते हैं वो अपने बच्चों को एक अच्छा जॉब दिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये मेंटालिटी चेंज करना है कि बाबा ऐसे नहीं कि कोई बिजनेसमैन का बेटा ही बिजनेस करे। बहुत सारे बच्चों को अगर अच्छे से ट्रेनिंग मिले, अच्छा सा उनको गाइड मिले, एक अच्छा कोच मिले, या हमारे जैसे टीचर स्टाफ मिले, तो डेफिनेटली विल डू अ ग्रेट बिजनेस। कोई भी बिजनेस कर सकता है, ऐसे उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर सर मान लीजिए कोई जैसे कि कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो बिजनेस वर्ल्ड में उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं? बिजनेस वर्ल्ड में उसके लिए मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जहाँ पे है वहाँ पे कॉमर्स है। हाँ। तो अगर हॉस्पिटल भी चला रहे तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट है ही, वहाँ पे भी मैनेज करना पड़ता है। और एक तरीके से उनको बिजनेस के बारे में पता चल जाता है। और आपके पास तो एक देखे भंडार है इसका, कॉमर्स सीखा, कुछ और चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम भी कर लो, बस बिजनेस शुरू करना है हल्का फुल्का करके अच्छी तरीके, बाकी आपके गाइडेंस में सब कुछ हो ही जाएगा। हाँ सर। और सर आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे बिजनेस क्यों ज्यादा जरूरी है? देखो, जॉब करने वालों का कैसे होता है, वो अपनी पूरी उम्र मतलब गुजर जाती है उनकी। हाँ। जॉब करते करते रिटायर हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं होता कि जहाँ से आपने जॉब मतलब रिटायर हुए और वहीं पे अपने बच्चों को जॉब मिल जाए, क्योंकि उनको वापस से एबीसीडी स्टार्ट हो जाती है। बिजनेसमैन का वैसे नहीं रहेगा। एक बार उसने अपना बिजनेस सेट कर दिया, उसके बाद वो रिटायर हो गया तो अपने बच्चे को हैंड ओवर कर सकता है। यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आने वाली पीढ़ियां जॉब से हट जाएंगी, बिजनेस को बढ़ाते लेके जाएंगे। और आपका पहले से ही रहा है बिजनेस, फिर आपने प्लान किया अपना अलग से तरीके से करने का, पूरा रूट ही चेंज कर दिया एक तरीके से देखा जाए तो। तो सर बट मैक्सिमम क्या होता है ना कि आज के टाइम पे जब कोई बच्चा बिजनेस के बारे में प्लान करता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में प्लान करता है, या फिर बोलता है पापा मुझे कॉमर्स ही करना है, मुझे आगे जाके बिजनेस करना है, तो कहीं देखा गया कि घर वाले टोकते हैं, बोलते हैं कि बिजनेस में इतना लफड़ा है, पैसा जाएगा, ये जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? ऐसे वाले पेरेंट्स कैसे रहता है, वो एक पई बहुत मेहनत से कमाए हुए रहते हैं। तो उनको एक डर रहता है कि हमारा पैसा कहीं मतलब लॉस ना हो, रिस्क को लेना वो नहीं जानते। और उनको मतलब एक तो गारंटी होनी चाहिए कि हम इतना पैसा लगा रहे हैं मतलब पैसा आएगा वापस। तो ये कौन कर सकता है? जो बिजनेस माइंडेड लोग रहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जॉब करने वाले लोगों की मेंटालिटी रहती है कि कंफर्ट जोन, कि इतना पैसा लगा तो इतना आना ही चाहिए, नहीं आता तो हम नहीं लगाएंगे। सर आज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि ज्यादातर हमें एम्प्लॉय बनाने के ऊपर ज्यादा फोर्स करती है? हमें कॉलेज में भी कहा जाता है पढ़ो लिखो हो गया काम, पढ़ो लिखो हो गया काम। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आने वाले टाइम पे हमें जरूरी भी नहीं लगती हैं, कहीं देखते हैं दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं है। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैंने जापानीज एजुकेशन सिस्टम, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम सबकी पढ़ाई की है, तो मुझे समझ में आया कि वहाँ पे